Hello everyone, myself Shakti Singh. Today we will cover topic of fundamental rights which is covered in part 3 of Indian Constitution, Article 12 to 35. Today we will cover this topic as the NDA, CDS, FCAT, INET और CAPF इन सब के लिए आपको इस वीडियो से अलग कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप फंडामेंटल राइट्स यहाँ से कवर अच्छे से कर सकते हैं। चलो अब हम डिटेल में पढ़ते हैं। फंडामेंटल राइट जो कि पार्ट 3 में है, आर्टिकल 12 टू 35 है। जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो हमने जो वर्ल्ड की जितनी भी डेमोक्रेसीज थी वहां सारे कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ अच्छी चीजें बोरो की। वैसे ही बिल ऑफ राइट्स हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के, जो कि इंडिया में फंडामेंटल राइट्स के नाम से है, ये अमेरिका में बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाने जाते हैं। इसको मैग्ना कार्टा भी कहा गया। जस्टिसेबल, जस्टिसेबल का मतलब है अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज किया जाता है कहीं पे भी, तो आप डायरेक्टली कोर्ट ऑफ लॉ में अप्रोच कर सकते हैं। कोर्ट ऑफ लॉ में ये राइट्स बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं। कैसे राइट्स हैं? बेसिक ह्यूमन राइट्स। यहां से आपकी डिग्निटी, इंटीग्रिटी, मॉरलिटी और इक्वालिटी को होल्ड किया जाता है सरकार के द्वारा। दीज आर द लिमिटेशंस ऑन द स्टेट। ये स्टेट के ऊपर लिमिटेशंस हैं। कैसे? स्टेट बहुत पावरफुल है। एज एन इंडिविजुअल आप कोई भी, आपके कोई भी राइट्स को इन्फ्रिंज ना किया जाए, इस वजह से ये फंडामेंटल राइट्स आर लिमिटेशंस ऑन स्टेट। फंडामेंटल राइट्स थे तो 7 थे, जिसमें कि राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 जो था वो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के उसमें रिपील कर दिया गया था। और अब ये एक बेसिक लीगल राइट है, जो कि बेसिक लीगल राइट, फंडामेंटल राइट नहीं बचा है, अब लीगल राइट बचा है, जो आर्टिकल 300A पार्ट 12 में है। यहाँ पे मैंने जो पॉइंटर्स में छोटी छोटी चीजें लिखी हैं, ये क्वेश्चंस बनते हैं मेनली। मैग्ना कार्टा किसको कहा गया? फंडामेंटल राइट्स को कहा गया। हमने फंडामेंटल राइट्स अपने बोरो कहां से किए हैं? बिल ऑफ राइट्स अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से किए हैं। ये इनको कैसे, लिमिटेशंस कैसे हैं सरकार के ऊपर, ठीक है, क्या क्या अपहोल्ड कर सकते हैं हम लोग, कितने फंडामेंटल राइट्स थे ओरिजिनली, कौन से उसमें राइट टू प्रॉपर्टी था, ऐसे करके। तो आगे चलते हैं। हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो है राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर, माइनॉरिटी के कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी राइट। राइट टू एजुकेशन ये आर्टिकल 21A में है, जो कि ये फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 का पार्ट है। जो 6 to 14 ईयर्स के एज के जो बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन का प्रावधान है सरकार की तरफ से। और ये डीपीएसपी में भी राइट टू एजुकेशन आता है, 45 में भी इसका जिक्र है। अगर दिस आर्टिकल, आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल कहा गया है बी आर अम्बेडकर के द्वारा। कहते हैं कि ये सारे राइट्स बेसलेस हैं, यूजलेस हैं, अगर आर्टिकल 32 ना हो। आर्टिकल 32 है राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट, राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट फॉर द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स। अब हम इसके फीचर्स को देखते हैं, क्या क्या फीचर्स हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स के। फंडामेंटल राइट्स जो अवेलेबल हैं वो सिटीजन्स और एलियंस दोनों को अवेलेबल हैं। सिटीजन्स को सिर्फ आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 ये आर्टिकल्स ओनली सिटीजन्स को अवेलेबल हैं। इस पे भी क्वेश्चन बनता है, इसके भी ठीक से अपना पढ़ना। ये भी एक एनोमली टाइप का कैरेक्टर है जिसमें क्वेश्चंस बनता है। नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड मतलब है कि क्वालिफाइड है कि आप इनको जस्टिसएबल बना सकते हैं इन कोर्ट ऑफ लॉ, बट जस्टिसएबल बना सकते हैं, बट ये कर्टेल किए जाते हैं कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस जो कि कोर्ट डिसाइड करता है अंडर डिफरेंट फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस। मतलब हर केस को उसके फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस से जाना जाता है, तभी अमेंडमेंट्स आए हैं, तभी आर्टिकल 21A इसमें आया है, राइट टू प्रॉपर्टी इसमें से हटा है, तभी हटे हैं जब ये कोर्ट में आर्ग्यू किए गए, उसमें कुछ गलत पाया गया तो उसमें अमेंडमेंट किया गया। फंडामेंटल राइट्स निगेटिव भी हैं और पॉजिटिव भी हैं। निगेटिव इन द सेंस कैसे हैं? वो स्टेट के ऊपर लिमिटेशन लगाते हैं।
और पॉजिटिव ऐसे हैं कि ये आपको प्रिविलेजेस देते हैं। जैसे प्रिविलेज, आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 में कहा गया है कि वुमेन और चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रिविलेजेस आप दे सकते हैं। स्टेट का काम है ये कि स्पेशल प्रिविलेजेस दिए जाएं वुमेन एंड चिल्ड्रन को। प्रिविलेजेस मिल रहे हैं, इसका मतलब ये सिटीजन के लिए पॉजिटिव बात है, तो इसलिए ये पॉजिटिव कहे जाते हैं प्रिविलेजेस टू सिटीजन्स के लिए। अब जो फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमने यहाँ पे पढ़ा कि एब्सोल्यूट नहीं है, क्वालिफाइड है। एब्सोल्यूट नहीं होने का मतलब है कि अगर नेशनल इमरजेंसी लगती है, आर्टिकल 352, 356 एंड 360 ये हमारी इमरजेंसीज हैं। अगर यहाँ पे इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी लगती है तो आर्टिकल 20 एंड 21 के अलावा सारे कर्टेल किए जा सकते हैं, और आर्टिकल 19 को भी कर्टेल किया जा सकता है अगर इमरजेंसी लगी है वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन से। अब 20 और 21 को कर्टेल नहीं किया जा रहा। 20 और 21 को कर्टेल क्यों नहीं किया जा रहा है? क्योंकि 20 में बात होती है डिटेंशन की। डिटेंशन मतलब अगर नेशनल इमरजेंसी लगा के कोई आपको गिरफ्तारी करके ले जाए, आपको पता कैसे चलेगा? तो ये राइट को कर्टेल नहीं किया जा सकता इमरजेंसी में भी। और 21 राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ मतलब राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। तो आपका कुत्ता फजीता नहीं हो सकता। जब 21 आर्टिकल 21 हमें सरकार की आर्बिट्ररी पावर्स है उसको कर्टेल करता है आर्टिकल 21। फिर आर्टिकल 33 एंड 34 आर ऑल्सो फीचर्स। जैसे आर्टिकल 33 क्या कहता है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स ऑफ आर्म फोर्सेस, पैरामिलिट्री, या फिर आप कह सकते हैं बेल्ट जॉब जितनी भी हैं उनके राइट्स को कर्टेल किया जा सकता है। और आर्टिकल 34 कहता है कि मार्शियल लॉ जब लगा होगा तो तब भी आपके फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल किया जा सकता है। अब हम सारे आर्टिकल्स को डिटेल में पढ़ेंगे। आर्टिकल 12 टू 35। आर्टिकल 12 क्या कहता है? स्टेट को डिफाइन करता है। स्टेट क्या होता है? स्टेट में लेजिस्लेचर, सेंट्रल लेजिस्लेचर, सेंट्रल लेजिस्लेचर कहें या फिर हम डायरेक्टली कह सकते हैं पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में क्या ऐड है? राज्यसभा प्लस लोकसभा प्लस प्रेसिडेंट, ये तीनों स्टेट है। फिर स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव बॉडीज, ये सारे स्टेट है। एंड अदर अथॉरिटीज, अदर अथॉरिटीज कैसे? जैसे जैसे हो गई पीएसयूज हो गई, ठीक है, और जो पब्लिक फंक्शन को परफॉर्म करती हूँ, पब्लिक फंक्शन जिसमें ग्रेटर ह्यूमन गुड आता हो, ठीक है, उन्हें सबको स्टेट कहा जा सकता है। इसको वाइडर सेंस में यूज किया है, और ये वाइडर सेंस में इंक्लूसिव भी है। इसमें भी कोर्ट ही डिसाइड करेगा फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस को देख देख के कि कौन से केस में हम उसको अदर अथॉरिटीज में मान सकते हैं या नहीं मान सकते। तो स्टेट कौन कौन से हो सकते हैं? अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा मोस्टली क्या आएगा भाई? पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, अदर अथॉरिटीज, जैसे म्यूनिसिपैलिटीज वगैरह हो गई, ठीक है, और हमारे जो नगर पालिकाज हो गई, ये सारी की सारी क्या होती हैं? स्टेट मानी जाती हैं इन द टर्म ऑफ आर्टिकल 12। Even a private body can constitute a state if it is executing public functions. Public functions जैसे बहुत बार बीसीसीआई को आड़े हाथों लिया गया है इसी चीज में। एक केस में ऐसा डिसाइड किया गया था कि बीसीसीआई एक स्टेट माना जाएगा, लेकिन दूसरे ही एक और केस हुआ जिसमें स्टेट नहीं माना गया, ठीक है। तो जिसमें स्टेट माना गया था उसमें कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई भी कंपनी, प्राइवेट कंपनी, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, कोई अगर पब्लिक फंक्शन, मेजर पब्लिक फंक्शन को परफॉर्म करता है तो उसको स्टेट करार दिया जाएगा, ठीक है। तो आर्टिकल 12 हमारा ये कहता है। आर्टिकल 13 क्या कहता है? आर्टिकल 13 बात करता है जो लॉज इनकंसिस्टेंट हैं विद फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के मतलब मान लेते हैं कि कोई सरकार पॉलिसी लेके आई, सरकार ने उसको पार्लियामेंट में पेश किया। अब उस नीति को उन्होंने पास भी कर दिया, पास हो गया, चलिए, उससे किसी का फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज हो गया, वो कोर्ट पहुंच गया। अब कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट के ऊपर फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए वो उसमें डिसाइड करेगा कि भाई वो लॉ वेदर इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट्स के साथ। अगर वो फंडामेंटल राइट्स के साथ इन्फ्रिंज हो रहा है
तो दैट पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ दैट लॉ नोटिफिकेशन वो इनकंसिस्टेंट कर दिया जाएगा और उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया जाएगा। इसका मतलब ये है डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू, इसी से जुडिशियल रिव्यू आया। मतलब कोई पॉलिसी अगर इन एक्शन है और किसी के राइट्स को इन्फ्रिंज कर रही है तो उसमें कोर्ट अपना जुडिशियल रिव्यू की पावर को यूज करके उसको चेंज कर सकता है, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिफाइन कर सकता है। आर्टिकल 13(3) क्या कहता है? आर्टिकल 13(3) में ये बात कही गई है, लॉ, लॉ क्या क्या हो सकता है भाई? लॉ ये ही नहीं होते जो पार्लियामेंट में पास होते हैं, पार्लियामेंट में पास होना, नोटिफिकेशन आना, ठीक है, या फिर कोई भी जो सरकार का गैजेट, गैजेटेड जितने भी नोटिफिकेशंस हो वो सब लॉज माने जाते हैं। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जिसके कहते हैं, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होती है कि कोई भी सरकारी काम जो किसी, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का कोई काम है तो उन्होंने क्या कहा, वो एक ऑर्डर निकालेंगे जिसको ऑर्डर भी एक लॉ ही होगा। वो ऑर्डर निकालेंगे और बोल देंगे कि पर्टिकुलर स्टेट को एक काम दे दिया, पर्टिकुलर स्टेट या एग्जीक्यूटिव बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडीज कौन कौन सी हैं भाई? फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गई, हमारे जितने भी आईएएस वगैरह होते हैं ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है, पीसीएस हो गए ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है, इनको डेलीगेट कर दिया जाता है काम को, तो तभी वो नीचे आके ऑर्डर हो, नोटिफिकेशन हो, कोई लॉ हो, ये सब लॉ माने जाएंगे। अब वैसे ही एक क्वेश्चन आपका बन सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स क्या लॉ है या नहीं है? उसमें क्वेश्चन आ सकता है आर्टिकल 13 के थ्रू। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन बी चैलेंज्ड इफ इट वायलेट्स लॉ, जुडिशियल रिव्यू, मतलब उसको चैलेंज किया जा सकता है पर वो लॉ नहीं है। तो ये पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर केशवानंद भारती केस हुआ था जब, उसमें बताया गया था कि ये एक पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर का, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। अब आते हैं हमारे राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज के दोनों के फीचर्स को कैरी करता है आर्टिकल 14। तो हम पढ़ते हैं पहले इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या है। इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब लॉ से ऊपर कुछ नहीं है, लॉ के सामने सब इक्वल है, और ये ब्रिटिश ओरिजिन है, निगेटिव कॉन्सेप्ट है। निगेटिव कैसे है कि इसमें प्रिविलेजेस नहीं है किसी के लिए भी, सबको लॉ के सामने बराबर ही ट्रीट किया जाएगा। इक्वल सब्जेक्शन टू ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड, जो वहां का लॉ है उसके लिए सारे ही इक्वल हैं। लेकिन क्या इंडिया में ये वैलिड है? नहीं। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट को हमारी स्पेशल पावर्स दी गई हैं, हमारे गवर्नर्स को स्पेशल पावर्स दी गई हैं, फॉरेन डिप्लोमेट्स को स्पेशल पावर्स हैं इसी में, ठीक है। तो ये भी इन लोगों को, मतलब इन पे कोई सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स स्टार्ट नहीं की जा सकती। तो ये इक्वालिटी बिफोर ऑफ लॉ अप्लाई हुआ नहीं हुआ, ठीक है। तो वैसे ही इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये अप्लाई होता है इनके ऊपर भी। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अमेरिकन ओरिजिन है, पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। कॉन्स्टिट्यूट इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट, इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट मतलब मान लेते हैं कि एससी के लिए कोई लॉ बना तो सारे एससी के लिए एक जैसा है, एसटी के लिए कोई लॉ बना तो सारे एसटी के लिए, मतलब ये कहते हैं कि लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, जो एक जैसे हैं उनको एक जैसा ट्रीट करना चाहिए। तो इसी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज के बाद क्या आया? रीजनेबल क्लासिफिकेशन। रीजनेबल क्लासिफिकेशन हमारे यहाँ क्लास लेजिस्लेशन, क्लास लेजिस्लेशन मतलब कोई भी सरकार ऐसा कानून नहीं बना सकती कि हाँ भाई मैं इन 10 बंदों के लिए, इन 10 लोगों के लिए अलग से 1-1 करोड़ रुपए दे देता हूं, ठीक है। मान लेते हैं कि एक जगह पे 100 लोग थे, 100 लोग में से स्टेट ने, एक गवर्नमेंट ने क्या किया, 10 लोगों को 1-1 करोड़ रुपए दे दिए। अब जो बाकी के 90 हैं उनको ऐसा क्यों ट्रीट नहीं किया गया भाई? तो वही कहते हैं कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन, आप दे दो 10 लोगों को 1-1 करोड़ रुपए दो, बिल्कुल दो, लेकिन उसी को इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया मतलब 10 और 90 इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताओ हमें, और सब्सटेंशियल डिस्टिंक्शन मतलब इन 10 लोगों को अगर आप 1-1 करोड़ रुपए देना चाहते हो तो उसका रीजन क्या है। ये दो चीजें,
इसी को कहते हैं रीजनेबल क्लासिफिकेशन। अगर आपके क्वेश्चन आ सकता है क्लास लेजिस्लेशन या फिर रीजनेबल क्लासिफिकेशन, इन दोनों में से आपका कौन सा वैलिड है। चलो आगे। आर्टिकल 14 जो है उसमें एक्सेप्शंस है, जैसे मैंने बताया आपको कि इक्वालिटी बिफोर लॉ कैसे वैलिड नहीं होगा, क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट, गवर्नर ये इम्यून है। आर्टिकल 361 कहता है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर जो हैं दे आर नॉट आंसरेबल टू कोर्ट फॉर हिज पावर एंड ड्यूटीज ऑफ ऑफिस, नो क्रिमिनल एंड सिविल प्रोसीडिंग्स कैन बी इनिशिएटेड, नो अरेस्ट एंड डिटेंशन। मतलब इन लोगों को इक्वालिटी बिफोर लॉ नहीं वैलिड होगा। इक्वालिटी बिफोर लॉ, इट मींस दीज आर एक्सेप्शंस ऑफ आर्टिकल 14। मतलब इन लोगों को कोर्ट में आंसरेबल नहीं है फॉर देयर ऑफिस। आर्टिकल 31C क्या कहता है? लॉज मेड बाय स्टेट टू इंप्लीमेंट डीपीएसपी। जो लॉ सरकार बनाती है डीपीएसपी को ध्यान में रखने के, डायरेक्टिव्स, दीज आर डायरेक्टिव्स टू स्टेट फॉर बेटरमेंट ऑफ सिटीजन्स ऑफ इंडिया। डीपीएसपी का काम है ये। मतलब ये कुछ डायरेक्टिव्स हैं डीपीएसपी में जो हैं, वो स्टेट के लिए डायरेक्टिव्स हैं कि इन चीजों को देख के ही आपको अपनी कोई भी पॉलिसी बनानी होगी लोगों के, सिटीजन के बेटरमेंट के लिए। तो अगर कोई डीपीएसपी के लिए कोई स्टेट वो बना रहा है तो वो लॉज भी आर्टिकल 40 के उसमें एक्सेप्शंस की तरह ट्रीट किए जा सकते हैं। वो भी एक डिस्कशन होगा, मतलब वो कितने हद तक उसको मतलब इन्फ्रिंज कर रहे हैं। फॉरेन डिप्लोमेट्स आर आल्सो इम्यून, जो हमने पढ़ा सिविल प्रोसीडिंग से। आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ, इस चीज को जरूर पढ़ना, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता सरकार के द्वारा ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, कोई रिलीजन के बेस पे आपके साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, रेस के हिसाब से नहीं कर सकता, कास्ट के हिसाब से नहीं कर सकता, सेक्स के हिसाब से नहीं कर सकता, और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से नहीं कर सकता। इन सब में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस क्या क्या है? स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन एंड स्पेशल प्रोविजंस फॉर एडवांसमेंट ऑफ एससी, बीसी, एससी एंड एसटी। भाई आर्टिकल 15 कह रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आर्टिकल 15 ने ये कह दिया तो डिस्क्रिमिनेशन होगा कि नहीं होगा? कि भाई चार बंदे हैं, दो जनरल के हैं, एक एससी का है और एक एसटी का है, ठीक है। सीट भी दो ही है। अब एक बंदा जनरल का कट ऑफ पार कर गया, लेकिन अब एक सीट रिजर्व्ड है। इन दोनों में से ही कोई एक आएगा। ये दोनों ही अगर पार्ट पार कर रहे होंगे, मान लेते हैं 10 नंबरों का पेपर था, इन दोनों के ही 9 9 नंबर आए और इसका 8 नंबर आए, तो ये जाना तो नहीं चाहिए ऊपर, ये डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। सीट तो इन दोनों को मिलनी चाहिए, 8 नंबर वाले को नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे सरकार ने क्लासिक रीजनेबल क्लासिफिकेशन किया और एक सीट जनरल को दे दी और एक सीट एससी को दे दी। इसको सरकार ने किस चीज से जस्टिफाई किया? एक्सेप्शन से। स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, स्पेशल प्रोविजन फॉर एससी, बीसी, एससी एंड एसटी। तो ऐसे ही है। यहाँ पे क्या है? फी कंसेशन। जैसे कहीं अगर आप एडमिशन लेने जाएंगे तो वहां पे आपको फी ना देनी पड़े, जैसे ईडब्ल्यूएस वालों को नहीं देनी पड़ती, एससी वालों को नहीं देनी पड़ती, एसटी वालों को नहीं देनी पड़ती। कई बार कहीं पे आप फॉर्म भरते हैं तो वहां पे एससी एसटी का की कोई फीस नहीं ली जाती। आप उस चीज से देख सकते हैं कि यहाँ पे यही प्रोविजंस वहां पे वैलिड होते हैं, एक्सेप्ट क्रीमी। मतलब क्रीमी सिर्फ ओबीसी में होती है। ओबीसी में मींस अदर बैकवर्ड क्लासेस, इसमें क्रीमी लेयर होती है। क्रीमी लेयर के अलग अलग क्राइटेरियाज हैं कि भाई किसी के पेरेंट्स को नेशनल मतलब सेंट्रल लेवल की जॉब हो, ठीक है, आईएएस हो, आईपीएस हो, ठीक है, पुलिस में हो या फौज में हो, तो वो सारे क्रीमी लेयर, अबव क्रीमी लेयर आएंगे, अबव क्रीमी लेयर। और इनके लिए लॉ नहीं बनाने एससी बीसी के लिए। अगर एससी और एसटी में कोई क्रीमी लेयर नहीं होती है, सिर्फ ओबीसी में होती है, ठीक है।
आर्टिकल 16 हम पढ़ते हैं। आर्टिकल जैसे 15 जो था वो बात करता है कहीं पे, जैसे मान लेते हैं कि आप एडमिशन लेने जा रहे हैं तो आर्टिकल 15 अप्लाई होगा, लेकिन अगर आप कहीं जॉब लेने जा रहे हैं तो आर्टिकल 16 अप्लाई होगा। तो आर्टिकल 15 क्या बात करता है, इक्वालिटी ऑफ, आर्टिकल 16 बात करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 15 बात करता है कि स्टेट को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है। किस किस बेसिस पे, ओनली रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड पीओवी। अब यहां पे क्या है, एक चीज और एड, ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट एंड रेसिडेंस। इसमें दो चीजें एक्स्ट्रा हैं, क्वेश्चन बन सकता है। आर्टिकल 15 पूछ लिया, मान लेते हैं रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, पीओबी, ये तीन, ये सारी चीजें दे रखी हैं कि ये एक्सेप्शन के ग्राउंड है कि नहीं है, या फिर 16 के ग्राउंड्स दे दिए, जैसे कि डिसेंट, डेसेंट और रेसिडेंट, ये दोनों भी ऐड कर दिए आर्टिकल 15 में ही, लेकिन ये तो है 16 के। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। तो ये ओनली ऑफ जो है बहुत बड़ा एक क्वेश्चन बना के रखता है हर किसी के लिए। देखना, एक्सेप्शंस आर रेजिडेंस एज कंडीशन फॉर स्पेसिफिक पोस्ट ऑफ स्टेट एम्प्लॉयमेंट। मान लेते हैं कि कोई भाई स्टेट की वैकेंसी निकली, स्टेट की वैकेंसी निकली और स्टेट की वैकेंसी में वहां पे मांगा गया रेजिडेंस। वहां पे उन्होंने बोला कि कुछ ऐसा काम है जो वहां का रेसिडेंट्स उस चीज को जानता है। मान लेते हैं कि हम्म, कोई पॉलिसी बननी है, मान लेते हैं कोई पॉलिसी बननी है और वो बेटरमेंट के लिए है उस जगह की। अब वो बेटरमेंट तभी हो पाएगा जब वहां के लोग वहां पे इन्वॉल्व होंगे। तो लोगों के रेसिडेंस को एक ऑप्शन यहाँ पे, एक एक्सेप्शन यहाँ पे दे दिया है कि रेजिडेंस भी एक कंडीशन हो सकती है फॉर एम्प्लॉयमेंट, रिजर्वेशन, अपॉइंटमेंट ऑफ पोस्ट। ठीक है, एसईबीसी के लिए आर्टिकल 16 में ही इन सब जो हमारे जितने भी ओबीसी थे उनकी कंडीशन को जानने के लिए एक कमीशन बना जो कि मंडल कमीशन था। ठीक है, 1979 में मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट में बीपी मंडल जिसके चेयरमैन थे। ठीक है, मंडल कमीशन 1979, मोरारजी देसाई उस टाइम पे सरकार में थे, वो थे प्रधानमंत्री, बीपी मंडल हमारे क्या थे, उसके चेयरमैन थे। किस लिए बनाया गया था, मेजर्स टू बी टेकन बाय स्टेट टू इंप्रूव कंडीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। और इस कमीशन, जो ये हमारा कमीशन बना था, इस कमीशन ने क्या वो किया था कि 27% जो रिजर्वेशन है वो ओबीसी को देना चाहिए। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि मंडल कमीशन किससे रिलेटेड था, तो आप बताएंगे कि बैकवर्ड क्लासेस की इंप्रूवमेंट के लिए ये कमीशन बनाया गया था। आर्टिकल 17 हमारा कहता है कि अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया जाएगा। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, कहते हैं ना कि वहां पे जाके खाना नहीं खाना, ये नहीं करना, कि ये तो छोटी जात का है, इसे छूने, इसको नहीं छूना, ये सब आर्टिकल 17 के थ्रू गवर्न होते हैं। आर्टिकल 18, आर्टिकल 18 में अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। अबॉलिशन ऑफ टाइटल, जैसे राजा महाराजा के जो टाइटल्स हुआ करते थे पहले, वैसे टाइटल्स को अब नहीं लगाया जा सकता। जो टाइटल्स हमारे एकेडमिक डिस्टिंक्शन से आते हैं, जैसे कोई किसी ने पीएचडी कर ली तो उसको डॉक्टरेट मिल गया तो वो डॉक्टर लगा सकता है, ये टाइटल नहीं हुआ, ये हमारे एकेडमिक डिस्टिंक्शन, ये इसका मतलब डॉक्टर लगा सकता है वो इंसान, कि जिसने एमबीबीएस कर लिया, जिसने पीएचडी कर ली, वो सब डॉक्टर्स लगाते हैं ना अपने नाम के आगे, वो हमारे आर्टिकल 18 के उसमें है। ठीक है, मिलिट्री, जैसे लेफ्टिनेंट, कर्नल, जनरल, ये सब जो हम जो डिफेंस पर्सनल्स अपने उसमें नाम में लगाते हैं, इनको भी एक्सेप्ट किया जाता है। कोई भी बंदा इंडियन ऑफिस में काम करता हुआ या फिर इंडियन सिटीजन बाहर के किसी भी टाइटल को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मतलब अगर मान लेते हैं अमेरिका में कोई अगर राजा बनाना चाहता हो इंडियन बंदे को, तो वो इंडिया में आएगा तो वो राजा वर्ड का यूज नहीं कर सकता। ये नो टाइटल फ्रॉम फॉरेन स्टेट। नेशनल अवार्ड्स आर नॉट टाइटल्स, दे आर अवार्ड्स ओनली। ठीक है, वो अवार्ड दिए जाते हैं, वो टाइटल्स नहीं होते। जैसे भारत रत्न किसी को दिया गया, पद्म भूषण दिया गया, पद्म विभूषण दिया गया, ये नेशनल अवार्ड्स हैं, ये टाइटल्स नहीं है। आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 बात करता है राइट टू फ्रीडम की। फ्रीडम किस किस चीज की, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, विदाउट आर्म्स,
मतलब आप असेंबल कर सकते हैं, पीसफुली कर सकते हैं, आर्म्स नहीं ले जा सकते। ठीक है, फॉर्म एसोसिएशन, जैसे आपके जितनी भी कॉरपोरेट बनती हैं, ठीक है, जितनी भी हमारी कंपनियां बनती हैं, ये इस राइट से मूव फ्रीली, मतलब अगर आप कहीं बस से पूरे ऑल ओवर इंडिया में, इंडियन टेरिटरी में कहीं पे भी घूम सकते हैं, ये आपकी मूव फ्रीली इनसाइड इंडिया, इनसाइड इंडिया एज वेल एज आउटसाइड, रिसाइड एंड सेटल, जहां आपका मन करे वहां आप रुक रह सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी आप जमीन खरीद के आप रह सकते हैं। कुछ स्टेट्स में जैसे हिमाचल प्रदेश, जैसे उत्तराखंड, कुछ कुछ पार्ट्स में आपको जमीन ऐसे नहीं ले सकते, लेकिन आप रिसाइड एंड सेटल, मतलब वहां पे आप रह सकते हैं, वहां पे आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। एंड प्रैक्टिस प्रोफेशन, प्रोफेशन भी आप कोई भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसके भी एक्सेप्शंस हैं। ओनली अवेलेबल अगेंस्ट स्टेट, नॉट अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल। आर्टिकल 19 का मतलब जो है, भाई कोई जजमेंट आया, ठीक है, आपने जजमेंट का क्रिटिसाइज किया, फेयर क्रिटिसिज्म किया आपने। फेयर क्रिटिसिज्म में आपने क्या किया, उनको बताया कि हाँ भाई ये जजमेंट इस वजह से गलत है, ठीक है। तो ये किसके अगेंस्ट हो गया, अगेंस्ट स्टेट। क्यों, जुडिशरी भी एक स्टेट है, तो अगेंस्ट स्टेट हो गया। तो यही काम कोई एक जजमेंट किसी प्राइवेट ने पास कर दिया, आप उसका फेयर क्रिटिसिज्म करोगे तो उसके भी तो राइट्स को इन्फ्रिंज कर सकते हो, है ना। तो ये प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट में नहीं अवेलेबल है, ओनली स्टेट के अवेलेबल है। इसकी रेस्ट्रिक्शंस क्या है, सोवेनिटी को हर्ट नहीं करना है, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद नेबरिंग कंट्रीज, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जो मैंने बताया ना जजमेंट, अगर कोई जजमेंट आता है और उसकी आप बुराई करते हो और कोर्ट की डिग्निटी को हर्ट होता है, इससे डिग्निटी को हर्ट होता है, तो आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लग सकता है। इंसाइटमेंट टू ऑफेंस, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये सारी रेस्ट्रिक्शंस हैं, इन रेस्ट्रिक्शंस को लेके आपके आर्टिकल 19 को क्या कर सकते हैं, इन्फ्रिंज किया जा सकता है। इन्फ्रिंज नहीं किया जा सकता, मेनली आपकी जो फ्रीडम है, फ्रीडम को कर्टेल किया जा सकता है, फ्रीडम कैन बी कर्टेल्ड ऑन दीज रेस्ट्रिक्शन। अगर आप सोवेरेनिटी को हर्ट कर रहे हैं, इंटीग्रिटी को हर्ट कर रहे हैं, सिक्योरिटी, हमारे देश की सिक्योरिटी को अगर खतरा है, कोई हमारा दोस्त है, कोई फॉरेन कंट्री दोस्त है, उसके बारे में कुछ आप गलत बोल रहे हैं, या पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब कर रहे हैं, डिसेंसी नहीं दिखा रहे हैं, मोरालिटी नहीं दिखा रहे हैं, कोर्ट का कंटेम्प्ट कर रहे हैं, यह इंसाइटमेंट टू ऑफेंस है, ठीक है। आर्टिकल 20 क्या कहता है, आर्टिकल 20 कहता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। मतलब मान लेते हैं कि आपसे कोई क्राइम हो गया या आपने किया, तो आप क्रिमिनल तब तक नहीं होंगे जब तक आपको कोर्ट डिसाइड नहीं कर सकता। पुलिस का काम है कि आपको पकड़े, आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करे। तो अब उसमें क्या कहते हैं, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररी एंड एक्सेसिव पनिशमेंट। मतलब आपको किसी पनिशमेंट, मान लेते हैं कि आपने करी चोरी और आपको सजा दे दी इन्होंने 14 साल की इंप्रिजनमेंट, ये सजा प्रोपोर्शनल नहीं है, क्या नहीं है, प्रोपोर्शनल नहीं है। तो प्रोपोर्शनेट सजा मिले, प्रोपोर्शनेट सजा मिले, ठीक है, कि भाई चोरी की सजा चोरी ही मिलनी, चोरी के बराबर की ही होनी चाहिए, कोई मतलब 6 महीने का इम्प्रिजनमेंट हो जाए, कोई फाइन लग जाए, इन सब चीजों की होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो यहाँ पे मर्डर की सजा है वो आपको चोरी में ही दे दी, ऐसा नहीं हो सकता। ओनली क्रिमिनल में ही ये है। नो डबल जेपर्डी, नो डबल जेपर्डी मतलब एक ही क्राइम के लिए दो बार आपको पनिशमेंट नहीं मिल सकती। ये सिर्फ है जुडिशियल नेचर के लिए, मतलब जब आपकी जुडिशरी उस चीज को डिसाइड कर रही हो। ये जो हमारी डिपार्टमेंटल जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उसमें नहीं वैलिड है। अगर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं तो आपको एक सजा मतलब दो बार भी मिल सकती है, अलग अलग तरीके से। डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स में सजा क्या है, मेनली क्या है, आपको बुलाया जा सकता है कि भाई कई बार बुलाया जा सकता है कि आपके जो जजमेंट्स हैं या फिर कोई भी जो उस समय का इंसिडेंट है उसको समझाने के लिए, वो नहीं। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मतलब नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन मतलब है कि आप अपने खुद गवाह नहीं बनना चाहते हैं तो आपको कोई जबरदस्ती नहीं बना सकता, आप अपने खुद के गवाह नहीं बना, आपको कोई नहीं बना सकता। आर्टिकल 21, आर्टिकल 21
एक और चीज, गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन ट्रायंगल ऑफ फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 14, 19 एंड 21, ये सबसे ज्यादा जरूरी, मोस्ट इफेक्टिव राइट्स हैं, और ये गोल्डन ट्रायंगल बनाते हैं। मतलब अगर किसी का आर्टिकल 14 इन्फ्रिंज हुआ होगा तो कहीं ना कहीं से 19 और 21 भी इन्फ्रिंज हो रहा होगा। किसी का 19 अगर इन्फ्रिंज हुआ है तो 21 और 14 भी हो रहा होगा। अगर किसी का 21 इन्फ्रिंज हुआ है तो 19 और 14 भी हो रहा होगा। ये है गोल्डन ट्रायंगल। मतलब आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, मींस आपका सबसे बड़ा जो राइट है वो आर्टिकल 21 है। इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड की गई, जैसे राइट टू लाइफ के अंदर ही राइट टू एजुकेशन भी आ गया, जो कि आर्टिकल 21A में है, नीचे है। ठीक है, जिसमें राइट टू हमारा हेल्दी एनवायरनमेंट भी आ जाता है। हेल्दी एनवायरनमेंट का मतलब है कि आपके आसपास कोई वो नहीं, आपको जैसे आपको स्लीप से कोई वो नहीं कर सकता। ठीक है, आपकी जब सो रहे हो तो आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। ये भी आपकी लाइफ है। लाइफ का मतलब सिर्फ नॉर्मल लाइफ नहीं, लाइफ विद डिग्निटी। जो ये डिग्निटी वर्ड है ना, इसमें जो जो आपको बहुत जरूरी चीज है आपको जीवन व्यतीत करने के लिए, वो सारी डिग्निटी में आ जाएगी। जैसे आपको इंटरनेट यूज करना है तो आपको उसके लिए नहीं रोक सकता, वो भी आर्टिकल 21 से गवर्न होगा। अगर आपको अपने बाइक वगैरह से कहीं जाना है तो वो भी इसी से गवर्न होगा। मान लीजिए यही चीज अगर आप देख सकते हो, मूव फ्रीली, मूव फ्रीली किस में था हमारा, आर्टिकल 19 में, आर्टिकल 19 में। लेकिन अगर आपको कोई जबरदस्ती रोक रहा है तो, और आपको घूमने नहीं दे रहा है, तो उससे कौन सा आर्टिकल हुआ, ये डिस्क्रिमिनेशन भी हो गया। तो इक्वालिटी नहीं खत्म होगी तो आर्टिकल 14 भी अप्लाई हो गया। तो 19 तो अप्लाई हो ही रहा है, तो 21 कैसे अप्लाई होगा कि भाई आपको कहीं जाने नहीं दे रहा है, तो ये डिग्निटी हर्ट होगी ना आपकी। तो डिग्निटी हर्ट होगी, इसका मतलब है ये राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी को भी हर्ट कर रहा है। ठीक है, तो आर्टिकल 21 में ये है। इसमें सबसे बड़ा केस जो है मेनका गांधी केस है, जिसमें कि देखिए, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इसको भी कर्टेल किया जा सकता है ओनली बाय एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। इसका बहुत बड़ा महत्व है यहाँ पे। अगर कहीं पे लॉ ऐसा है कि भाई इस बंदे को राइट टू लाइफ नहीं मिलना चाहिए, और स्टेब्लिश्ड है कहीं लॉ ऐसा, तो आपको इस लाइफ इस उससे भी मतलब इन वो किया जा सकता है, इसको इससे भी आपको डिप्राइव किया जा सकता है, आर्टिकल 21A से भी। मान लेते हैं कि कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल है, बहुत बड़ा, उसके ऊपर कई सारे केसेस चल रहे हैं, और हमारे जो मतलब आईपीसी में उसकी पनिशमेंट है। तो अगर ये लॉ हो गया, आईपीसी आईपीसी क्या हो गया, एक लॉ हो गया, इसके अगेंस्ट में इसकी राइट टू लाइफ को हम कर्टेल कर सकते हैं ऐसे। आर्टिकल 22, आर्टिकल 22 क्या कहता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। दो टाइप की डिटेंशन होती है, प्यूनिटिव एंड प्रिवेंटिव। प्यूनिटिव मतलब जब आप कोई केस के मामले में आपको रख लिया। प्रिवेंटिव मतलब आपको उनको पता है कि आगे मोरालिटी या फिर कोई भी ऐसा मतलब इंसिडेंट हो सकता है जिसके जिससे क्या होता है, पब्लिक डिसऑर्डर। पब्लिक डिसऑर्डर अगर हो रहा है कहीं पे, तो सरकार क्या करती है, उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन में रख लेती है। और प्यूनिटिव डिटेंशन वो होता है कि जब आप कोई क्राइम कर दे और आपको पकड़ ले, सस्पेक्ट हो किसी क्राइम की, ये प्यूनिटिव है। प्यूनिटिव मतलब आप किसी क्राइम करने के बाद अगर आपको पुलिस पकड़ रही है या फिर आपको किसी केस के सिलसिले में पकड़ रही है, तो वो प्यूनिटिव होगा। प्रिवेंटिव होगा किसी फ्यूचर के इंसिडेंट को बचाने के लिए, किसी पब्लिक जो फ्यूचर में होने वाला पब्लिक डिसऑर्डर है उसको बचाने के लिए आपको यहीं पे प्रिवेंटिव मेजर्स ले रही है सरकार। आर्टिकल 23, क्या कहता है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड बैगर। ह्यूमन बींग्स का जो ट्रैफिक है, मींस जो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स, ये प्रोहिबिटेड है। मतलब, और बैगर मतलब फोर्स्ड लेबर, बैगर मतलब नो रेन्यूमरेशन, उसको कोई पैसा नहीं दे रहे, और फुल वर्क,
मतलब सारा काम कर रहा है लेकिन आप उसको पैसा नहीं दे रहे, तो ये होगी फोर्स लेबर। बैगर भी 2000 मतलब आर्टिकल 23 से हमारे वो की जाती है। इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि बैगर फोर्स लेबर को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 23। आर्टिकल 24 क्या कहता है? प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज बिलो 14 ईयर्स, और 14 साल तक का कहीं पे भी काम नहीं कर सकता, और 18 साल तक का हैजार्डस जो फैक्ट्रीज है, हैजार्डस फैक्ट्रीज, जैसे सीमेंट फैक्ट्री हो गई, जैसे हमारी कोल फैक्ट्रीज हो गई, यहाँ पे ये हैजार्डस एक्टिविटीज हैं, यहाँ पे 18 साल से नीचे का बंदा नहीं मिलना चाहिए। फिर हमारे आर्टिकल नेक्स्ट है आर्टिकल 25 से 28, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 25 क्या कहता है? आर्टिकल 25 हमें फ्रीडम देता है किस चीज की? कंसाइंस, प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। ये हमारा आर्टिकल 25। ये कंसाइंस, प्रोफेशन, प्रैक्टिस, प्रोपगेशन क्या है? कंसाइंस है हमारी इनर फ्रीडम टू अटेन रिलेशन विद गॉड, मतलब हम अंदर से कैसे भगवान के बारे में सोचे, ये हमारी कंसाइंस है। हम कैसे भगवान को ट्रीट कर सकते हैं, ये हमारी कंसाइंस है। कोई दूसरा नहीं बता सकता हमें, या दूसरा फोर्सफुली नहीं बता सकता। बता सकता है आपको उसको मानना है नहीं मानना, वो आपके ऊपर है। प्रोफेश प्रोफेस मतलब अब आपने पता कर गया कि भगवान से आप रिलेशन कैसे मेंटेन करेंगे, उसको डिक्लेयर कर दिया। डिक्लेयर कर दिया मतलब मान लिया मैंने बोल दिया कि मैं हिंदू हूं, ये मैंने प्रोफेस कर दिया कि हाँ भाई मैं आज से हिंदू हूं। किसी ने मुस्लिम बता दिया, किसी ने क्रिश्चियन बता दिया, किसी ने सिख बता दिया, मतलब जो भी अपने उसको बता रहा है वो डिक्लेयर कर रहा है, दैट इज प्रोफेस। प्रैक्टिस मतलब मैं अब हिंदू हूं तो मैंने जनेऊ पहनना स्टार्ट कर दिया, या मंदिर जाना स्टार्ट कर दिया, तो मैंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया। प्रोपागेट, अब मैं इतना बड़ा तो हो गया हूं कि ये तीनों इसमें चीजों में मैंने वो कर लिया। अब मैं क्या हो गया हूँ, धर्म गुरु सा बन गया हूँ। अब मैं ट्रांसमिशन मतलब मैं अपने धर्म को बढ़ावा दूंगा, जो मेरा इनर फ्रीडम से जो मुझे मिला मैंने डिक्लेयर किया, उसके बाद मैंने परफॉर्म किया। परफॉर्म करने के बाद अब मैं जो प्रोपगेट कर रहा हूँ किसी मतलब अपने जो अपना जो रिलीजन है उसको मैं बढ़ावा दे रहा हूँ। पर वो फोर्स्ड कन्वर्जन नहीं होना चाहिए, कि मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई हिंदू है और उसको मुस्लिम जबरदस्ती कन्वर्ट नहीं होना चाहिए, जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए उसके साथ। कोई मुस्लिम है उसको हिंदू में कन्वर्ट करना है, या क्रिश्चियन है उसको हिंदू में कन्वर्ट करना है, ठीक है, या कोई सिख है उसको हिंदू की तरफ। सिख एंड हिंदूज आर इक्विवेलेंट, मतलब हमारे कोर्ट ऑफ लॉ या किसी भी चीज से सिख एंड हिंदू इक्विवेलेंट है। जैन भी, ठीक है, और हमारे बुद्ध भी, ये सारे हमारे हिंदू रिलीजन के इक्विवेलेंट हैं। लेकिन जो डिफरेंस है वो क्रिश्चियनिटी, मुस्लिम्स एंड हिंदू है। इन तीनों के बीच में ही जो ये फोर्स्ड कन्वर्जन का जो आया, ये टॉपिक इन तीनों में ही उठता है, इनमें कभी नहीं उठेगा, ठीक है। फिर इसके भी एक्सेप्शंस हैं, मतलब आर्टिकल 25 को भी कर्टेल किया जा सकता है। मान लेते हैं कि भाई कोई फोर्स कन्वर्जन करा रहा है, मान लेते हैं कोई हिंदुओं का मुस्लिम्स में कोई फोर्स कन्वर्जन करा रहा है मान ले, तो वो पब्लिक ऑर्डर को डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो ये हमारी एक्सेप्शन है। अगर कोई पब्लिक ऑर्डर को डिस्ट्रॉय करेगा तो उसमें सरकार उसको कर्टेल कर सकती है। किसी की मॉरलिटी को हर्ट करेगा, हेल्थ को करेगा, अदर प्रोविजंस रिलेटिंग टू एफआर, मतलब फंडामेंटल राइट्स के 12 से लेके 35 तक अगर कुछ भी हर्ट होता है इस चीज से, अदर प्रोविजंस रिलेटिंग टू एफआर, तो ये रिलीजियस जो राइट हैं आपके, इनको कर्टेल, रिलीजियस राइट्स को कर्टेल किया जा सकता है। आर्टिकल 25 ये हमारा ये कहता है। आर्टिकल 25 में क्या हमने देखा कि कंसाइंस, प्रोफेशन, प्रैक्टिस, प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। अब समझ में आया कि जो प्रॉपर, अगर अपने आप को देखोगे, अपनी मम्मी पापा घर में देखेंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि कंसाइंस क्या चीज है, प्रोफेस क्या चीज है, प्रैक्टिस क्या चीज है, और प्रोपगेट क्या चीज है, तो आप आर्टिकल 25 को अच्छे से समझ पाएंगे। आर्टिकल 26, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। अब यहाँ पे हमने रिलीजन को स्पेसिफाई कर दिया है, अब हमने एक इंडिविजुअल की बात कर दी है। अब आ जाते हैं आगे, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। रिलीजियस अफेयर्स को कैसे मैनेज किया जाए? राइट टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स, मतलब कई मुस्लिम आके हिंदू को, या हिंदू जाके मुस्लिम को ये नहीं बताएगा कि नहीं आप अपने राइट्स को ऐसे करके चलाइए, या फिर आप अपनी प्रैक्टिस को ऐसे करके चलाए। कोई नहीं, अपने आप चला सकता है, चलाओ, ठीक है। स्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजन, मतलब मंदिर बनाना हो, ठीक है। इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजन एंड चैरिटेबल पर्पसेस, चैरिटेबल जरूर होना चाहिए, उससे प्रॉफिट नहीं आना चाहिए किसी को भी, ठीक है।
राइट टू एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। जैसे आप देखते होंगे कि आजकल जो हमारा चल रहा है वक्फ बोर्ड का जो मैटर चल रहा है, उसको जो राइट टू एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल जो प्रॉपर्टी है जो वक्फ बोर्ड के पास है, वो 26 आर्टिकल से मिल रही है उसको, जो एक्वायर मूवेबल एंड कहीं पे भी कोई मंदिर बनता है और अगर उसका कोई ट्रस्ट बना दिया जाए तो वो मंदिर के लिए जो जगह मिली वो इसी से तो एक्वायर हुई। राइट टू एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। क्वेश्चन बनते हैं इससे कि भाई रिलीजियस राइट में मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी को एक्वायर करने का राइट है। राइट टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स, ये चारों दे दिए, चारों में से तीन दे दिए और एक कोई और उठा के दे दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे बनेंगे कि भाई अपने अफेयर्स को खुद ही मेंटेन किया जा सकता है, स्टैब्लिश कर सकता है इंस्टीट्यूशन, उसको उसके इंस्टीट्यूशन को बनाने के लिए प्रॉपर्टी भी एक्वायर कर सकता है। राइट टू एडमिनिस्टर दैट प्रॉपर्टी, उसको भी एडमिनिस्टर करने का उसका राइट है, मतलब उस प्रॉपर्टी को जो उसने मूवेबल या इमूवेबल खरीदी है उसको भी अपनी तरीके से चलाने का राइट भी उसी के पास है। आर्टिकल 27, फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रिलीजन, मतलब रिलीजियस जितनी भी कमाई होती है उस पे कोई टैक्स नहीं जाता है। ठीक है। आर्टिकल 28, उससे जो टैक्स नहीं भरना पड़ता वो आर्टिकल 27 से गवर्न होता है। आर्टिकल 28 क्या कहता है? फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन आउट ऑफ स्टेट फंड्स। मतलब रिलीजियस इंस्ट्रक्शन अगर कोई मुस्लिम है उसको जबरदस्ती हिंदू, मतलब एक मंदिर में ले गए, ठीक है, जबरदस्ती, मैंने ये नहीं कहा कि ये जा सकता है, ये इसकी अपनी फ्रीडम है, राइट टू मूव फ्रीली, आर्टिकल 19 भी आएगा देखो इसमें। अगर इसको मैं जबरदस्ती ले गया कि भाई चल भाई मंदिर में वहीं पे जाके आज पूजा करेंगे, ये नहीं किया जा सकता। या कोई भी ऐसी प्रीचिंग नहीं दी जा सकती उस इंस्टीट्यूशन में। जैसे मान लेते हैं कि कोई भी एक इंस्टीट्यूशन बना जिसने, एक इंस्टीट्यूशन को बनाने के लिए 100 रुपए लगते हैं, 100 रुपए सारे के सारे सरकार के, स्टेट ने वो 100 रुपए दिए। अब ये 100 रुपए पूरे के पूरे यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे फारसी सिखाने लग गए, ये फारसी नहीं सॉरी कुरान की टीचिंग्स को स्टार्ट कर दिया इन्होंने, और उसके अलावा कुछ नहीं, सीबीएसई, आईसीएसई या फिर कोई भी यूपी बोर्ड या फिर कोई भी बोर्ड यहाँ पे अप्लाई नहीं किया इन्होंने। तो ये चीज को कर्टेल किया जा सकता है आर्टिकल 28 से। मतलब कोई भी रिलीजियस जो प्रीचिंग है या इंस्ट्रक्शन है उस इंस्टीट्यूट में आप नहीं दे सकते जो कि होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड्स है। अब ऐसे इंस्टीट्यूशंस कितने टाइप के होते हैं जो हमारे आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक आते हैं? कौन कौन से हैं? होली मेंटेन्ड बाय स्टेट, मतलब सारा पैसा स्टेट का लगा है। एडमिनिस्टर्ड बाय स्टेट बट स्टेब्लिश्ड बाय ट्रस्ट, मान लेते हैं कि जो ट्रस्ट है, जैसे डीएवी स्कूल्स आप सुने होंगे, तो डीएवी स्कूल्स क्या है, देवनागरी का एक ट्रस्ट, वो पुराना ट्रस्ट हुआ करता था, उसी स्कूल से ये लोग, ये सारे स्कूल्स निकले। अब ये जो डीएवी के एडमिनिस्टर्ड बाय स्टेट, अब स्टेट इसको एडमिनिस्टर करता है लेकिन स्टेब्लिश्ड बाय ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट ने एस्टेब्लिश किए थे। इंस्टीट्यूशन रिकमेंडेड बाय स्टेट, जो इंस्टीट्यूट रिकमेंड किए जाते हैं स्टेट से, मतलब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उन्हें रिकमेंड कर दिया किसने, स्टेट ने रिकमेंड कर दिया, वो भी चौथा इंस्टीट्यूशन होता है इंस्टीट्यूशन रिसीविंग एड फ्रॉम स्टेट, मतलब 100 रुपए में से कहीं 50 रुपए सरकार की तरफ से और 50 रुपए ट्रस्ट की तरफ से, ये दोनों तरीके से, ऐसे करके चार इंस्टीट्यूशन हमारे होते हैं। आर्टिकल 29 एंड 30, आर्टिकल 29 और 30 क्या है? कल्चरल एजुकेशन राइट्स हैं किसके, माइनॉरिटीज के, माइनॉरिटीज। अब इसमें एक क्वेश्चन कई बार सीडीएस में तो नहीं देखा मैंने, लेकिन सीएपीएफ वाली साइड एक बार देखा है, लेकिन आईएएस में कई बार बना क्वेश्चन, ये है कि आर्टिकल 29 भी माइनॉरिटीज की बात करता है या फिर आर्टिकल 30 ही सिर्फ माइनॉरिटीज की बात करता है। ठीक है, तो आर्टिकल, अभी इसको हम पढ़ के लगाते हैं। आर्टिकल 29 क्या कहता है? प्रोटेक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज के प्रोटेक्शन है, लेकिन कंजर्व इट्स लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को कंजर्व करने के लिए माइनॉरिटीज के इंस्टीट्यूशंस ही नहीं, कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर अपनी लैंग्वेज को, स्क्रिप्ट को या कल्चर को वो करना चाहता है तो वो कर सकता है। यहाँ पे माइनॉरिटी का कोई मतलब नहीं होगा, यहाँ पे माइनॉरिटी प्लस मेजॉरिटी सारे कर सकते हैं मतलब। लेकिन जो ये राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टेब्लिश एंड एडमिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये सिर्फ माइनॉरिटीज का है। Minorities have right to establish and administer education institution in granting state shall not, इन ग्रांटिंग एड स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, मतलब अगर पैसा मान लेते हैं कि
ए, बी, सी और डी ये स्टेट है, ठीक है। पैसा इसको भी गया, 10 रुपए इसको दिए, 10 रुपए इसको दिए, ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन था, इसको नहीं दिए, इसको भी 10 रुपए दे दिए। तो ये ऐसा डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 30 क्या करता है, डिसरिगार्ड करता है, कि मतलब आर्टिकल 30 को लगा के वो बंदा भी 10 रुपए अपने डिमांड कर सकता है, किससे, स्टेट से एड मांगने के लिए। कि किसी माइनॉरिटी है तो उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, आपको अगर अगर ए को आपने 10 रुपए दे दिए तो इसको भी पैसे देने ही पड़ेंगे आपको, आप ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पे है नो डिनायल टू एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय स्टेट, मतलब ये माइनॉरिटी भले से ही इंस्टीट्यूशन बन गया हो, लेकिन अगर ये स्टेट फंड के थ्रू चलता है तो आप किसी को भी एडमिशन के लिए डिनाय नहीं कर सकते, एडमिशन को डिनाय नहीं कर सकते। रिसीविंग एड फ्रॉम स्टेट ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज, इन चारों बेसिस पे, रिलीजन के बेस पे नहीं आप उसको मना कर सकते एडमिशन के लिए, रेस के बेस पे नहीं कर सकते, कास्ट के बेस पे नहीं कर सकते और लैंग्वेज के बेस पे नहीं कर सकते। रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, दो टाइप की माइनॉरिटीज हमारा आर्टिकल 29 एंड 30 बताता है, वो कौन कौन सी हैं, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। एक तो रिलीजन के बेस पे माइनॉरिटीज बनती हैं और एक लैंग्वेज के बेसिस पे माइनॉरिटीज बनते हैं, ये दो टाइप की माइनॉरिटीज हैं। अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 29 और 30। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हार्ट एंड सोल, इसको कहा गया हार्ट एंड सोल बाय बाबा भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर। उन्होंने इसको हार्ट एंड सोल बताया, उन्होंने कहा मीनिंगलेस है, यूजलेस है, वर्थलेस है, अनलेस प्रोवाइडिंग इफेक्टिव मशीनरी फॉर देयर एनफोर्समेंट, मतलब जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं अगर उनके इफेक्टिव मशीनरी नहीं प्रोवाइड करी उनके एनफोर्समेंट के लिए तो सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स बेकार हो जाएंगे। हार्ट एंड सोल कहा गया। इसमें क्या है, राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, हाई कोर्ट का आर्टिकल 2 to 6 है, ठीक है। आर्टिकल 32 से सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो आप, आर्टिकल 2 to 6 से हाई कोर्ट जा सकते हो आप। सुप्रीम कोर्ट हैज पावर टू इशू रिट्स, ऑर्डर एंड जुरिसडिक्शन। सुप्रीम कोर्ट अब यहाँ पे क्या क्या इशू कर सकता है भाई, रिट इशू कर सकता है, ऑर्डर इशू कर सकता है, डायरेक्शन इशू कर सकता है, जजमेंट पास कर सकता है, ठीक है। ये सारी चीजें हमारा सुप्रीम कोर्ट की, ये सुप्रीम कोर्ट की पावर है आर्टिकल 32 में। अब ये प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, मतलब नेशनल इमरजेंसी के दौरान, दौरान बस, भाई मान लेते हैं आज मंडे है और आज के दिन इमरजेंसी लग गई, क्या लग गई, इमरजेंसी लग गई। अब 10 दिन इमरजेंसी चली, अब 10 दिन इमरजेंसी में किसी के आर्टिकल 14 इन्फ्रिंज हुआ, 15 हुआ, 16 हुआ, 17 हुआ, 18 हुआ, 19 हुआ, 20 हुआ, किसी का कोई सा भी इन्फ्रिंज हुआ हो, अगर 32 ही आर्टिकल इन्फ्रिंज हो गया, 32 मतलब आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा पा रहे हो, तो आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट नहीं पहुंच पा रहे मतलब आपको रिट इशू नहीं हो रही, मतलब आपके कोई सा भी फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हो सकता है। लेकिन हमने भी पीछे पढ़ा था कि आर्टिकल 20 एंड 21 नहीं होता, अगर इसको किसी ने इन्फ्रिंज किया इस 10 दिन के दौरान, तो आप इस दौरान तो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन इन 10 दिन को खत्म होने के बाद आप सुप्रीम कोर्ट पहुंचो कि भाई इस दौरान ये जो मेरे 10 दिन चल रहे थे, इस दौरान मेरे 20 और 21 को हर्ट किया गया, तो आपकी कोर्ट सुनेगा, बिकॉज आर्टिकल 20 एंड 21 कैन नॉट बी इन्फ्रिंज, ठीक है, इवन ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 19 कैन बी, बट ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल वॉर एंड एग्रेशन, ठीक है। अब हम देखते हैं रिट्स, रिट्स भी इसी का पार्ट है। रिट जुरिडिक्शन, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच की क्या डिफरेंस है, इस डिफरेंस के बेसिस पे क्वेश्चंस बनते हैं रिट जुरिडिक्शन के बेस पे। रिट जुरिडिक्शन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट किसकी ज्यादा है, हाई कोर्ट की ज्यादा है, सुप्रीम कोर्ट की कम है, उसका हम पढ़ेंगे क्यों। सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट ओनली फॉर द फंडामेंटल राइट्स, जो आर्टिकल 32 है वही दे रखा है ना फंडामेंटल राइट्स में, आर्टिकल 32 में आप सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकते हैं, हाई कोर्ट तो आपको जाना है तो आप 226 से जाएंगे, 32 से नहीं जाएंगे। 32 से नहीं जाएंगे तो इसका मतलब जो सुप्रीम कोर्ट जो रिट इशू करेगा वो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए करेगा और किसी चीज के लिए नहीं, लेकिन हाई कोर्ट क्या कर सकता है, फंडामेंटल राइट्स प्लस एनी अदर
डिस्प्यूट, मतलब किसी भी डिस्प्यूट के लिए आप हाई कोर्ट में पहुंच सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए पहुंचेंगे। सुप्रीम कोर्ट कैन इशू ऑल ओवर इंडिया। भाई सुप्रीम कोर्ट तो पूरे भारत का एक ही है ना, सॉरी थोड़ा गलत बना है लेकिन ऐसे ही बन सकता है इससे पेन से। तो सुप्रीम कोर्ट हर हाई कोर्ट का सीनियर है, ठीक है, एक ही है सुप्रीम कोर्ट। तो ये पूरे देश में देख सकता है। लेकिन मान लेते हैं यूपी हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट हमारा जो है, वो सिर्फ अपनी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में ही अपने जजमेंट को सुना सकता है, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। अब मान लेते हैं कि भाई कोई बंदा जम्मू एंड कश्मीर का है, वो गया केरला, नीचे पहुंच गया भारत के बिल्कुल। यहां पे इसने क्या किया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर दिया। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है किसकी, आर्टिकल 19 की। आर्टिकल 19 की क्या है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मतलब कोई भी जो मतलब कोर्ट ने आदेश दिए, उस कोर्ट के आदेश का, कोर्ट के आदेश का पालन न करना, पालन ना करना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहलाता है। लेकिन ये बंदा तो जम्मू एंड कश्मीर का है, केरला में इसने केरला हाई कोर्ट के किसी जजमेंट को इसने नहीं माना। तो अब क्या, ये तो इसके हिसाब से तो यहाँ पे इसे सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए केरला को, मतलब सुप्रीम कोर्ट ही इसको जम्मू कश्मीर के बंदे को, नहीं, उसने जो गलती की है वो केरला के जुरिस्डिक्शन में आती है। तो जम्मू कश्मीर का बंदा हो, चाहे बंदा आसाम का हो, चाहे यूपी का हो, महाराष्ट्र का हो, कहीं का भी हो, अगर केरला के उसको केरला के जुरिस्डिक्शन में जाके उसके लीगल राइट्स को, उसके किसी भी काम को अगर आप वायलेट कर रहे हो, तो आप उसकी जुरिस्डिक्शन में आते हो। तो एक रिट जुरिस्डिक्शन जो है, तो इसमें क्या कहना चाह रहा है कि हाई कोर्ट तो अपनी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन को देखता है, सुप्रीम कोर्ट ऑल ओवर इंडिया में देखता है। और क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए रेट इशू करता है, और हाई कोर्ट किसी भी काम के लिए कर सकता है, फंडामेंटल राइट्स प्लस किसी भी और अलग अलग काम के लिए। सुप्रीम कोर्ट कांट रिफ्यूज टू इशू रिट्स, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज नहीं कर सकता, बिकॉज आर्टिकल 32 इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट को, अब यहाँ पे आपका कोई फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हुआ, आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हो, सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता आपकी रिट को इशू करने के लिए, बट हाई कोर्ट कर सकता है, बिकॉज हाई कोर्ट की पावर, आर्टिकल 32 क्या नहीं है, फंडामेंटल राइट नहीं है, फंडामेंटल राइट नहीं है। तो अगर हाई कोर्ट मूव करना है तो 226 से, तो हाई कोर्ट की जो मतलब पावर है कि रिट इशू करेगा या नहीं करेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को तो करनी पड़ेगी, बिकॉज ये एक फंडामेंटल राइट है। कितनी टाइप की रेट्स है हमारी, 5 टाइप की रेट्स है, हेबस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, सर्चुरारी, क्यू वारंटो। पहले पढ़ते हैं हेबस कॉर्पस। हेबस कॉर्पस का मतलब है टू हैव द बॉडी ऑफ। मान लेते हैं किसी को अरेस्ट कर लिया, इमरजेंसी के दौरान ही, नेशनल इमरजेंसी के दौरान ही किसी को अरेस्ट कर लिया, अब वो बंदा मिल ही नहीं रहा है। अब बंदा मिल नहीं रहा है तो इसका मतलब अब आप कहाँ जाओगे, बंदा तो चाहिए हमें, तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंचो। टू प्रोड्यूस द बॉडी बिफोर इट, मतलब भाई वो बंदा आपने जिसे डिटेन किया था, जिसे आप बंदी बना के ले गए थे, या फिर जिसको आपने अरेस्ट किया था, वो बंदा है कहाँ। इसका इसीलिए कहते हैं कि जब पुलिस भी किसी को गिरफ्तार करती है तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसको किसी ना किसी मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट मतलब जिसके पास कासी जुडिशियल पावर्स हैं, कासी जुडिशियल पावर्स हैं, उसके पास आपको उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो ये हेबस कॉर्पस लगा के आप किसी भी इंसान को, क्वेश्चंस हमेशा इसकी इसके बेस पे क्वेश्चंस काफी बनते हैं, हर एग्जाम्स में, एनडीए में भी बनेंगे, सीडीएस में भी बनेंगे, एफकेट में भी बनेंगे, ठीक है, और हमारे सीएपीएफ में भी बनेंगे, ठीक है, सारे आईनेट में भी बनेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। बल्क वॉक ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी अगेंस्ट आर्बिट्री डिटेंशन, मैंने क्या बताया कि कोई भी आपको जबरदस्ती बंदी बना के ले गया, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट में ये हेबस कॉर्पस आप रेट सीधा सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है, आप उसकी बॉडी को करने के लिए। कैन बी इशूड अगेंस्ट स्टेट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल, अगर कोई भी भाई अब डिटेन कर लिया, चलो मान लेते हैं कि पुलिस अरेस्ट करके ले गई, लेकिन कोई और ही बंदा उठा के ले गया, ठीक है, तो उसके लिए भी
जो प्राइवेट इंडिविजुअल है वो भी आपको रेस्ट वगैरह या फिर आपको नहीं अपडेट कर सकता, उसको भी आप सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं। मैंडामस, वी कमांड, मैंडामस का मतलब है वी कमांड। इट्स ए कमांड बाय कोर्ट टू पब्लिक ऑफिशियल आस्किंग हिम टू परफॉर्म इट्स ड्यूटीज। मतलब मैंडामस जब इशू होगी तो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट किसी पब्लिक ऑफिशियल मतलब एग्जीक्यूटिव बॉडी से कह रहा होगा, एग्जीक्यूटिव बॉडी को कह रहा होगा चलो भाई काम करो, अब ये काम होना चाहिए, मींस एक्टिविटी करो, एक्टिविटी करो भाई। मान लेते हैं मैं एडमिशन लेने गया, मेरे एडमिशन का डिनाई कर दिया कहीं पे कि भाई एडमिशन नहीं मिलेगा आपको, तो मैं सीधा सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, मैंडेमस की रिट इशू करवाऊं, मतलब सुप्रीम कोर्ट को अपनी प्रॉब्लम बताऊंगा, वो मैंडेमस इशू करेगा और इसको बोलेगा पब्लिक ऑफिशियल या फिर किसी भी इंस्टीट्यूशन को बोलेंगे कि भाई इस बंदे का एडमिशन होना चाहिए, जब इसके बंदे के मेरिट में भी नाम है, इस बंदे के नंबर भी अच्छे हैं, एवरेज में भी उसमें भी आ रहा है, आपकी हर क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है, फिर आप एडमिशन क्यों नहीं दे रहे इसको। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट आएगा और कहेगा कि भाई इसको एडमिशन देना चाहिए। फिर है प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन मतलब टू फॉरबिड। हाई, ये यहाँ पे हाई जो कोर्ट है वो पब्लिक ऑफिशियल मतलब इंस्टीट्यूट मतलब एग्जीक्यूटिव बॉडी इन सबको बोल रहा है। यहाँ पे क्या है, हाई कोर्ट टू लोअर कोर्ट टू प्रिवेंट लोअर कोर्ट फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स ज्यूरिडिक्शन। मतलब मान लेते हैं कि कोई लोअर कोर्ट में था, लोअर कोर्ट में उसने, लोअर कोर्ट के जज ने कोई ऐसा जजमेंट सुना दिया जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से अलग था, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को मतलब कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा था, तो ये इसकी पावर नहीं हुई ना। जो ये लोअर कोर्ट में बैठा है ये सुप्रीम कोर्ट का जज है, सुप्रीम कोर्ट के जज की पावर ज्यादा है, तो सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट किससे है, आर्टिकल 129, आर्टिकल 129 कहता है सुप्रीम कोर्ट इज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। और लोअर कोर्ट्स को सबको मानना पड़ेगा, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दे दिया तो हाई कोर्ट को भी मानना पड़ेगा, लोअर कोर्ट्स को भी मानना पड़ेगा, लेकिन ये नहीं मान रहा है, तो इसलिए मैंडामस इशू हो जाएगी। मैंडामस डायरेक्ट एक्टिविटी नहीं, सॉरी मैंडामस नहीं, ये प्रोहिबिशन इशू करेंगे। मैंडामस से कह के ये कहते हैं कि काम करो, और प्रोहिबिशन से ये कहा जाता है कि आप ये काम प्लीज मत करो। मतलब एक एक्टिविटी को काम करा रहा है, एक इनएक्टिविटी प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब प्रोहिबिशन से कह रहा है कि आप ये काम मत करो, लेकिन मैंडामस अगर इशू हो रही है तो आपको ये काम करो, क्योंकि ये जुडिशियल काम है तो आप इसको करना पड़ेगा, और प्रोहिबिशन है तो आप ये काम मत करो। सर्च्योरारी, सर्च्योरारी में टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म। हाई, ये भी जो रिट है ये हाई कोर्ट से लोअर कोर्ट जाती है, ईदर टू ट्रांसफर ए केस पेंडिंग टू इटसेल्फ। जो मतलब मान लेते हैं कि लोअर कोर्ट के पास एक केस पेंडिंग है, केस पेंडिंग है, वो काफी टाइम से पेंडिंग है, तो हाई कोर्ट के ऊपर किसी ने भाई शिकायत कर दी, हाई कोर्ट पे पहुंच गया कि भाई ये केस इन्होंने बहुत टाइम से लटका रखा है और जबरदस्ती, ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए लेकिन लटका रखा है। तो हाई कोर्ट क्या करेगा, लोअर कोर्ट से कहेगा कि ये जो केस पेंडिंग है ये मेरे पास भेज दो जरा। तो या फिर कि लोअर कोर्ट ने कोई ऑर्डर दे दिया, अब उस ऑर्डर को कॉश करके दोबारा सुनवाई कर सकता है उसकी, इसको बोलते हैं सर्चियोरारी। कुओ वारंटो, कुओ वारंटो मतलब बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट, किस अथॉरिटी से आप ये काम कर रहे हैं। इंक्वायर इनटू लीगैलिटी ऑफ क्लेम, मतलब ये जो कुओ वारंटो की जो रेट है ये इसलिए इशू की जाती है कि आप किस अथॉरिटी से या किस वारंट से आप इस जो क्लेम है या पब्लिक ऑफिस है, इट कैन बी सॉल्व बाय एनी इंटरेस्टेड पर्सन। इस रेट का ये सबसे बड़ा फायदा है कि जो ऊपर वाली रेट्स है, लोकस स्टैंडाई आपको समझना पड़ेगा पहले, लोकस स्टैंडाई का मतलब क्या होता है। लोकस स्टैंडाई का मतलब है कि जिसके राइट अफेक्ट हुए, जिसके राइट्स अफेक्ट हुए हैं वो कोर्ट मूव कर सकता है, वो कोर्ट जा सकता है शिकायत लेके। मतलब मान लेते हैं कि मेरे घर चोरी हुई है तो पड़ोसी नहीं जाएगा उसकी चोरी को बताने, जाना मुझे ही पड़ेगा पुलिस स्टेशन तक। तो लेकिन ये को वारंट जो है, ये मान लेते हैं कि कोई स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने उससे ही कुछ भी फैसले लिए जा रही है, कुछ भी फैसले लिए जा रही है, लेकिन कोई वहां से उठ के भी नहीं आ रहा है। जैसे मान लेते हैं अभी लेटेस्ट क्या हुआ है, लेटेस्ट एनसीटीई की जो जजमेंट थी 2018 की नोटिफिकेशन थी, जिसमें बीएड और बीटीसी वाले बच्चों का वो होना था कि बीएड वाले प्राइमरी वालों को नहीं पढ़ा पाएंगे अब। ठीक है, ठीक, तो ये इसके लिए कोई जरूरी नहीं होता कि उसी जो बंदे के राइट अफेक्ट हुए हैं वो ही जाएगा, क्योंकि ये तो ग्रेटर गुड हो गया ना। कितने कितने बंदे कम से कम बीएड करते होंगे इस देश में, कम से कम लाख प्लस होंगे, 1 लाख प्लस।
ठीक है, तो ये तो उन सबका सवाल है। तो इसके लिए कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन कोर्ट में मूव कर सकता है कि उससे पूछ सकता है कि भाई किस अथॉरिटी से आपने ये काम किया है। तो ये हमारा को वारंट से पता चलता है। फिर आ जाते हैं हम आर्टिकल 33, 34 एंड 35। आर्टिकल 33 क्या कहता है, ये हमने फीचर्स में भी पढ़ लिया था। फीचर्स में क्या कहता है, फंडामेंटल राइट्स ऑफ आर्म फोर्सेस कैन बी रिस्ट्रिक्टेड बाय पार्लियामेंट। मतलब जो यहाँ पे आर्म फोर्सेस में पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्स, इंटेलिजेंस एजेंसीज, ठीक है, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट या फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो, ठीक है, ये सारे के सारे आर्टिकल 33 से गवर्न होते हैं। मेनली क्या कहते हैं, बेल्ट जॉब्स इनको बोलते हैं, कि जितनी भी पुलिस की जॉब्स हैं ये सारी की सारी पार्लियामेंट इनके राइट्स को कन्फ्रंट, मतलब वो कर सकता है, रेस्ट्रिक्ट कर सकता है कि ये सारे राइट्स, मतलब भाई मान लेते हैं कि एक फौजी है, वो एक कैंप में पड़ा है, ठीक है, वहां पे मतलब सारी हर चीज की जो सप्लाई है वो नहीं हो सकती। सियाचिन में पड़ा है, मान लेते हैं सियाचिन में। अब वहां का जो फौजी है वो वीडियो बना के डाले कि मुझे खाना तमीज का नहीं मिल रहा है, ठीक है, खाना तमीज का नहीं मिल रहा, तो उसका कौन सा राइट अफेक्ट हुआ, आर्टिकल 21 की, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, ये नहीं जी पा रहा हुआ। तो इसने वीडियो बना के डाल दी और कोर्ट से मांगा कि भाई ये मेरा राइट इन्फ्रिंज हुआ है, तो मुझे इसके ऊपर कोई रिट इशू कर दो या फिर ये मुझे इसका निवारण दो। अब ये आर्टिकल 33 से गवर्न होगा, क्यों, वो फौजी है पहला। फौजी क्या है, किसमें, आर्म फोर्सेस का है। तो इसके जो राइट्स हैं उनको कर्टेल किया जा सकता है आर्टिकल 33 से। ये किसके पास है पावर, पार्लियामेंट से, किसमें, आर्टिकल 35 में, ठीक है। 34 क्या कहता है, कहीं पे आर्म फोर्सेस ही नहीं, कहीं पे अगर मार्शल लॉ लगा हुआ है, मार्शल लॉ, जैसे आफ्सपा लगा हुआ है, आफ्सपा, आफ्सपा क्या है, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, ठीक है, ये लगा हुआ था, नॉर्थ ईस्ट में लगा हुआ था, जम्मू कश्मीर में लगा हुआ था। तो यहाँ पे जो बंदे हैं, क्या अपने जो राइट्स हैं, जो फ्रीडम्स हैं, ये क्या पूरी इंजॉय कर पा रहे थे, नहीं कर पा रहे थे। लेकिन ये कुछ कर भी नहीं सकते थे उस फ्रीडम के अगेंस्ट में, क्यों, वहां पे मार्शल लॉ लगा हुआ है। तो किस उससे गवर्न होता है, आर्टिकल 34 से। आर्टिकल 35 कहता है पावर टू मेक लॉज शैल वेस्ट इन पार्लियामेंट। मतलब जो भी ये लॉज बने हुए हैं, आर्टिकल 33, 34, ये सारे पार्लियामेंट के पास पावर है इन सब लॉज को बनाने की। या फिर जो लॉ, इसमें जो लॉज लिखा हुआ है, जो आर्टिकल 13(3) से हमने जो पढ़ा था, जो लॉ होते हैं, हमने आर्टिकल 13 में पढ़ा था ना, ये लॉ जितने भी हैं, जो ऑर्डर हैं, जजमेंट है, लॉ है, डिक्री है, ये सारे के सारे पार्लियामेंट के पास पावर है कि कई कोई भी चीज उसको बना सकते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक जो फंडामेंटल राइट्स, हमने पूरा कवर करा। मुझे नहीं लगता कि आपको ये पूरी वीडियो अगर आप देख लेंगे तो इसके बाद आपको फंडामेंटल राइट्स के लिए कोई भी बुक उठाने की जरूरत है या कोई भी चीज की जरूरत है। आप इससे सफिशियंट है कि कोई भी क्वेश्चन अगर फंडामेंटल राइट्स पे आएगा तो आपको अलग ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू, जय हिंद।